सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, यह है प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। नाजरीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क और कौम के उस मोहसिन की जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होता नज़र आ रहा है, जिसने ओहदा संभालने के बाद से अगर कोई काम किया है तो सिर्फ आवाम की भलाई के लिए किया है, मुल्क की बेहतरी के लिए किया है और इंसाफ की फराहमी के लिए किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब की आज हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में अगर आज कौम को किसी से उम्मीद है और इंसाफ की तवक्को है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। आप तमाम लोग मेरी बात से अग्री करेंगे, मेरी बात को सेकंड करेंगे और शायद यही वजह है नाजरीन कि वो कहीं सफ़र करें या फिर कहीं का दौरा करें, पाकिस्तान के अंदर हों, पाकिस्तान से बाहर हों, आवाम का जमे गफ़ीर उनको घेर लेता है। यानी आवाम में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, आवाम मोहब्बत करती है उनसे, अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, अपने मसाइल से उन्हें आगाह करती है। जब भी वो बाहर जाते हैं तो लोग अपने मसाइल उन्हें बताते हैं और कौम अपने चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद करती दिखाई देती है, जिसका सबूत हम आपको आए दिन खबरों में भी दिखाते रहते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं आवाम कैसे उनको घेर लेती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार जो कि 17 जनवरी 2019 को अपने ओहदे से रिटायर होने जा रहे हैं, उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाया था और इस हलफ की पासदारी के लिए गैर मामूली तौर पर हमने देखा उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद की, बहुत स्ट्रगल की, इंसाफ को हर फ़र्द तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी होते दिखाई दिए। तभी तो आज हम तमाम लोग उनकी बात करते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उनको याद किया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने ये बात भी साबित की है कि इंसाफ बिला तफरीक किया जाता है। उन्होंने इंसानी हकूक़ के 208 मुकदमात सुने और जो असखुद नोटिस लिए गए उनकी तादाद अगर आपको बताऊँ तो 43 है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जो पहला असखुद नोटिस लिया था आपको बताऊं वो 6 फरवरी 2017 को लिया था, यानी 31 दिसंबर 2016 को ये आते हैं बतौर चीफ जस्टिस और 6 फरवरी यानी एक महीने के 31 दिन जनवरी के और फरवरी के 6 दिन आप मिला दें यानी 37 दिन के बाद वो पहला असखुद नोटिस लेते हैं। और वो क्या था जी कि तफ्तीश के निज़ाम में बेहतरी का जो नोटिस था वो ये था कि निज़ाम तफ्तीश को आखिर बेहतर कैसे बनाया जाए। जबकि अगर हम आखिरी 2 असखुद नोटिस की बात करें वो तो आप तमाम लोगों को अच्छी तरह से याद होंगे। एक तो IG इस्लामाबाद का तबादला केस था, आपको याद होगा, और दूसरा मीडिया में जो अदालती हुक्म है इसकी गलत रिपोर्टिंग पर लिए गए थे ये नोटिस। आगे चलते हैं और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने मुल्क में जो पैदा होने वाले बहुत बड़ा सियासी बहरान अगर कह दें उसको रोका। जब 2 सियासी कुव्वतें थीं और PTI और अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून के दरमियान डेडलॉक नज़र आ रहा था, बाकायदा इस्लामाबाद लॉकडाउन की तैयारियां जारी थी, लॉकडाउन की पूरी तैयारियां थी दोनों सियासी जमातों के बीच में। अदलिया ने वाकई ये क्या वर्ड यूज़ करते हैं अक्सर सोशल मीडिया पे लोग बात करते हैं, बाबा रहमत है। आज मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ, बाबा रहमत का किरदार वाकई अदा किया था। आप लोग जो तंज करते हैं ना ये बेसिकली हकीकत है, यानी आप लोग भी हकीकत को मान चुके हैं तो एक्सेप्ट कर लें ना, क्यों तंजों पर आ जाते हैं आप लोग। और मुल्क की तारीख का सबसे अहम जो मुकदमा है आपको याद होगा, दिल पर हाथ रख के बताइए क्या वो पनामा केस नहीं था? उसका क्रेडिट मियां साकिब निसार साहब को नहीं जाता? इस पर JIT तश्कील दी गई और नतीजा क्या हुआ कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब जो कि 3 बार वज़ीर आज़म रहे, 90 में बनते हैं, 97 में बनते हैं, 2013 में बनते हैं, 3 बार का इलेक्टेड वज़ीर आज़म अपनी करप्शन की दास्तान साबित होने पर नाअहल करार पाया जाता है, झूठ बोलने पर, बहुत सी चीज़ों को छुपाने पर, पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोला और कौम के साथ जब आते हैं अलग खिताब करने, बल्कि बाकायदा खिताब कर रहे होते हैं कौम से, तब भी झूठ बोलते हैं तो नाअहल करार पाए गए। ये क्रेडिट किसको जाता है? हमारी अदलिया को जाता है। इससे अदालतों के बारे में एक तासुर ये दिया जाता था, आपको याद होगा कि कोई अदालत नवाज शरीफ और छोटे भाई शहबाज शरीफ के मुकदमात में उनको मुजरिम करार नहीं दे सकती और ज़बान ज़दे आम थी, बात डिस्कस करते हैं लोग आज भी कि अदालतों में नवाज शरीफ के लिए नरमी पाई जाती है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे तमाम अंदेशों को राख कर दिया, इंसाफ की शमा को रोशन कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जहांगीर तरीन साहब हैं, उन्हें भी इसी अदालत उज़्मा ने नाअहल कहा था। अच्छा ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन कि ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं जी अदलिया बाइज्ड है,
बहुत से लोग अदलिया के ताने बाने जोड़ते थे एक सिटिंग गवर्नमेंट के साथ कि आप दर्द दिल रखते हैं। कैसा दर्द दिल? जहांगीर तरीन का ताल्लुक क्या नून लीग से था? जहांगीर तरीन का ताल्लुक क्या पीपल्स पार्टी से है? तो फिर कहाँ की अदलिया बाइज्ड है? अगर जहांगीर तरीन साहब को भी नाअहल किया गया इसी अदालत की जानिब से, और आपको याद होगा भी हाल ही में जो अभी समाअत हुई थी तो क्या कहा गया था जाली अकाउंट्स के हवाले से कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वजीर दाखिला को हम तलब करते हैं। इतना टाइम है वजीर दाखिला यहाँ पे पहुंचे, कौन है मुल्क का वजीर दाखिला? इस टाइम पे वजारत दाखिला का कलमदान, इजाफी कलमदान हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान साहब के पास है। तो खड़े पांव उनको तलब कर लिया गया, यानी डायरेक्ट उन्होंने इमरान खान साहब को तलब किया था। फिर उनकी जगह भले वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहर अफरीदी साहब पेश हो जाएं, लेकिन एक बार तमाम लोग हिलकर रह गए थे कि सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को टाइम फ्रेम बता के कितनी देर में हाजिर हो तलब कर लिया। फिर कहाँ की अदलिया बाइज्ड है? आप लोग बात करने से पहले क्या वाकई नहीं सोचते? चीफ जस्टिस ने जिन मामलात पर भी असकुत नोटिस लिए हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अवाम से था। ये बात अवाम जानती है। तफ्तीश के अगर हम तरीक़ाकार की बात करें, इसमें बेहतरी आई। मिनरल वाटर की फ़रोख्त, जो पानी पिया जाता है। कोयटा में दरख्तों की कटाई की अगर हम बात करें, तमाम जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया गया। और मैं केसेस याद करूँ, शाहरुख जतोई कत्ल केस आपको याद होगा। पाकिस्तानियों के जो बैरून मुल्क अकाउंट्स हैं, इनके असासा जात हैं, इनकी करप्शन की दास्तानें सामने आती हैं। जजेस और जो सरकारी अफसरान हैं उनकी दोहरी शहरियत का केस आपके सामने केसेस, और वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से जो मीडिया इश्तिहारात हैं इनमें ज़ाती तशहीर का मामला, फिर अरकान पार्लियामेंट की दोहरी शहरियत के मामलात हों, किसानों को जो गन्ने की कीमत की अदायगी ये मामला, वफाकी सूबाई हुकूमतों की जानिब से लग्जरी गाड़ियों का जो इस्तेमाल था ये मामला हो गया। नाबीना यूसुफ सलीम की बतौर सिविल जज तकर्री का मामला आपको याद होगा। PKLI में जो सर्विस स्ट्रक्चर है ये आपके सामने है। कराची पुलिस मुकाबले में 10 साला अमल की हलाकत किसको भूल सकती है? PIA जहाज़ों पर नए मारखोर की तस्वीर, मुल्क भर किसे जो बिल बोर्ड्स हैं हटाने का मामला, और जितने भी जो टिकटॉक शोज़ हैं इनमें क्या जी ज़ेर अल्तवा मुकदमात पर बहस। इसके अलावा निजी अस्पतालों में सेहत की सहूलियात, स्कूल्स में बच्चों को मुनशियात की जो फराहमी है, ये तमाम मसाइल थे ना। और ये मसाइल किसने हल करने थे? हुकूमत ने हल करने थे, लेकिन हुकूमत ने हल नहीं किए। इन मसाइल पर किसी हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन चीफ जस्टिस ने अवाम की दादरसी की, उनकी बात ना सिर्फ सुनी बल्कि उनके मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसाइल को महसूस किया, तभी उन्होंने उसको हल करने की कोशिश की। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने इंसानी हकूक़ के 208 मुकदमात सुने। नाज़रीन, 208 मुकदमात। पहला मुकदमा आपको याद होगा 10 जनवरी 2017 को इस्लामाबाद में कम उम्र घरेलू मुलाजिमत तैयबा पर तशद्दुद के हवाले से सुना गया था, आपको याद होगा। और तभी ने चीफ जस्टिस बने हुए कितने दिन हुए थे ये भी आपको याद होगा। आखिरी 2 इंसानी हकूक़ मुकदमात की अगर बात करें तो PKLI अस्पताल में जो बच्चों के जिगर की पेबंदकारी का मामला था। इसके अलावा आपको याद होगा हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से जो खातून के साथ फ्रॉड किया गया था, धोखाधड़ी से गुर्दे निकालने का मामला, बोतल बंद मुजरे सेहत पानी, आपको याद होगा पानी के हवाले से कितनी आवाज़ उठाई, थर का दौरा किया। खुराक, इलाज की नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से बच्चों की अमवात पर उन्होंने बाकायदा नोटिस लिया। मेडिकल कॉलेज की जानिब से बहुत ज़्यादा फीसेस, लाहौर में सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार, और तभी तो इनको को हॉस्पिटल नहीं मिलता, तभी इलाज के लिए तमाम लोग बाहर चले जाते हैं। सियासी शख्सियात, VVIP मूवमेंट के नाम पर सड़कों की बंदिश, कसूर में 8 साला ज़ैनब का कत्ल किसे भूल सकता है। डब्बों में बंद दूध के मयार के बारे में बात की, इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा नोटिस लिया, सीरियसनेस का मुजाहरा किया। नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस, अद्वियात की ज़ायद कीमतें, नाकिस अद्वियात की फ़रोख्त, मुल्क भर में फ़ज़ाई आलूदगी, गैर कानूनी शादी हॉल्स की तामीर, मुर्गियों की खुराक का मयार, पंजाब में 56 कंपनियाँ, PIA समेत कौमी इदारों की औने पौने दाम फ़रोख्त। बलोचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे पानी की किल्लत का जो मसला है, कमी थी, उस पर बात की। फिर मॉडल टाउन सानेहा, खैबर पख्तूनख्वा में जो एक तिब्बी फजलस की तलफ़ी। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ की हालत ज़ार जो थी हॉस्पिटल्स की, उसकी बात। फिर चीन की जेलों में कैद पाकिस्तानी, ये मामला। मुल्क भर में अताई डॉक्टर्स, और आपको याद होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल की जो अदालती तहकीकात थी वो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ की जानिब से ज़ायद टैक्स की जो वसूली है वो भी थी, वो भी आवाम के लिए बात की। इसके अलावा खारान में 6 मज़दूर थे, उनके कत्ल का मामला था। कोयटा में चर्च हमले के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का मामला।
पेट्रोल के गैस और बिजली पर जो जायद टैक्स की वसूली है, चाहे पेट्रोल हो चाहे गैस हो या बिजली, उसके हवाले से बात की। सरकारी मुलाजमीन को घरों की अलॉटमेंट में जो बेकायदगियाँ थी, ये मामला। हमजा शहबाज के खिलाफ आयशा आहद की दरख्वास्त का मामला आपको याद होगा कि ये भी ऑन नहीं करते थे। हमजा शहबाज साहब जो कि खादिम आला थे, उनके वालिद मोहतरम खादिम आला का बेटा अपनी बेगम को ऑन ही नहीं करता था और वो रोती थी, आके टॉक शोज़ में आती थी, प्रोग्राम्स में आके बात करती थी। और ये मामला भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हल करवाया, बंद कमरे में बैठ के सुलह करवाई कि निकाह का मामला है, इसको सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, टॉक शोज़ में डिस्कस नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीर का मामला। लाहौर में खदीजा नामी तालिबा पर चाकू हमला, याद होगा आपको। जेलों में बीमार कैदी। कराची की बात करें तो पानी की वहाँ पे जो कमी। इसके अलावा MPA इमरान अली जो वीडियो केस था वो भी आपको याद होगा। इसके बाद लाहौर सर्विसेज अस्पताल में ख़राब लिफ्टें हैं, याद होगा आपको। इतने काम किए तो सियासी लोगों ने अब जेलसी का मुजाहरा करना था और वो फिर याद करवाते चले गए कि आपके केसेस हैं, केसेस भी उन्होंने अपने निपटाए। आपका भी काम किया सियासतदानों, अपना भी काम किया। दबंग हैं जी साकिब निसार साहब मेरी नज़र में। फिर जाली बैंक अकाउंट्स का केस, इस्लामाबाद में कच्ची आबादियों को सहूलियात की फरहमी का केस, और इसके अलावा PIA की जानिब से जो शुमाली इलाका जात परवाज़ों के आपको याद होगा जायद किराए अपने मनमाने वसूल किए जाते हैं। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, इसलिए डिग्रियां भी नकली पकड़ी जा रही हैं। बहुत से पायलट्स ऐसे आगे जो मैट्रिक पास भी नहीं है। एनीवे, लाहौर में MPA नदीम अब्बास 12 के जो डेरा था उस पर हवाई फायरिंग का मामला आपको याद होगा और पुलिस पार्टी पर हमला आपको याद होगा। 10 साला ज़ुहैब पर इमाम मस्जिद का तशद्दुद, ये वाक़या भी नाज़रीन आपको याद होगा। ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल पर कीमतों का तयन। मंशा बॉम्ब किसको भूल सकता है। ज़मीनों पर कब्ज़ा केस, याद होगा आपको मंशा बॉम्ब ज़मीनों का जो कब्ज़ा केस है। और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर की जानिब से PIA अफसरान के साथ हाथापाई के मुकदमात, ये बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। और कई मुस्तनद रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान 2025 में पानी की किल्लत का शिकार भी हो जाएगा। और 2025 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2019 आ गया। ये बात आज से 10 साल पहले जो हमारे साहिब इक़्तिदार अफराद थे, क्या नाज़रीन उनको मालूम ना थी? चीफ जस्टिस साहब के क्या बहुत बड़े बड़े सोर्सेस थे कि उनको बात पता चल गई। और हमारे यहाँ जो हुकूमत कर रहे थे 3-3 बारियाँ ली थी, उनको पता ही नहीं था, उनके कोई सोर्सेज ही नहीं थे, उनको कोई बताने वाला ही नहीं था। यानी ये था इंटरेस्ट उनका पाकिस्तान में। अभी भी अपनी अपनी कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। अभी भी कोई किसी को धमकियाँ दे रहा है कि मैं तुम्हारी हुकूमत गिरा दूंगा, तुम मेरी गिरा के दिखाओ, मैं ये कर दूंगा, तुम वो करके दिखाओ। अवाम की फिक्र अभी भी किसी को नहीं है। अपनी अपनी अना की मैं ऐलान कहती हूँ जंग लड़ रहे हैं सियासतदान। मैं वफाकी हुकूमत गिरा दूंगा अगर तुम मेरी हुकूमत गिराओगे, अगर कोई गवर्नर राज लगाएगा तो मैं जाके वफाक में ये कर दूंगा। ये सब हो रहा है यहाँ पे, अभी भी इनको कोई टेंशन नहीं है। आपको याद होगा ऐसी रिपोर्ट्स गर्दिश करती थी 10 साल पहले भी कि पानी की किल्लत का सामना होगा। 2025 में हमें किस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ेगा पानी की किल्लत के हवाले से। ये तकलीफ किसने महसूस की? सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ने महसूस की। 10 साल पहले ये बात वाज़ेह थी कि अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो वो किस चीज़ पर होगी, उसकी वजह क्या होगी? पानी पर होगी, पानी पर होगी। लेकिन इन हुकूमतों ने कभी पानी की किल्लत या डैम की तामीर पर कोई बात नहीं की, कोई जिक्र तक करने की कोशिश नहीं की। और जिक्र करना तो दूर की बात, कदम कैसे उठाते, कदम उठा ही नहीं सकते थे जब जिक्र ही नहीं किया, कभी गौर ही नहीं किया, कभी इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया कि ये बहुत बड़ा मसला जो सर उठा रहा है। लेकिन किसको टेंशन थी, किसको परेशानी थी आवाम की, और किसने आवाम की परेशानी को हल करने के लिए बाहर तक जाके फ़ंड रेजिंग की? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। डैम्स की तामीर के सिलसिले में जो इक़दाम उन्होंने किए हैं, तो आज हम क्यों सलाम पेश ना करें, आज मैं क्यों सैल्यूट पेश ना करूं साकिब निसार साहब को? आने वाली नस्लों के लिए उन्होंने जो किया, आने वाली नस्लें यकीनी तौर पे याद रखेंगी कि एक थे चीफ जस्टिस जिनका नाम था साकिब निसार साहब। इनकी रिटायरमेंट के बाद लोग गिनेंगे। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जी, मियाँ साकिब निसार साहब। कौम पर एक बहुत बड़ा एहसान है, हमारे और हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा। पानी की कमी पर चीफ जस्टिस ने एक तारीखी खिताब भी किया था। वो तारीखी खिताब क्या था, आइए आपके साथ शेयर करें। हमारी हुकूमतों की संजीदगी का नाज़रीन अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दो जमातें जो पाकिस्तान पर मुसल्लत रहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बारियां लेते रहीं। आज साड़ी वारी कट ताड़ी वारी, बारियां लगाती रहीं। पता था कि पानी ज़िंदगी है, पानी ख़त्म होने के आसार नुमायाँ हैं, पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत है, कतरे कतरे की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी उन हुकूमतों ने इंतहाई बेहिस्सी का ये अमली मुजाहरा किया। आज ये मुकर भी नहीं सकते, इस बात पे यू टर्न भी नहीं ले सकते, लेकिन चीखें मार रहे हैं क्योंकि ना
खुद कर सके ना किसी और को करता हुआ बर्दाश्त करें। जमहूरियत के नाम पर क्या किया, करप्शन की आला तरीन मिसालें कायम की इन हुक्मरानों ने, लेकिन आवाम का नहीं सोचा। अगर सोचा तो एक बंदे ने सोचा, और वो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब। अगर मैं कहूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने ओहदे का हक अदा कर दिया तो आप तमाम लोग अग्री करेंगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि तनकीद करते हैं, ये ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन पॉइंट, कि तनकीद करते हैं कि कहते हैं हम जमहूरी हैं। क्या कहते हैं, जमहूरी। जमहूरियत का नाम लेते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पे वोट लेते हैं, कोई भुट्टो साहब को ज़िंदा रख के वोट लेता है, और पता नहीं ना जाने किस किस का नाम इस्तेमाल किया जाता है। किसी ने बीबी की वसीयत का फ़ायदा उठा लिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए कुछ ना किया। एक ही तनकीद करते रहे चीफ जस्टिस साहब पर, कहते रहे कि आपका तो काम है केसेस निपटाना। कोई याद करवाता रहा कि आपके इतने केसेस है, जाके वो देखें, कोई केसेस की तादाद क्या बताता रहा, लेकिन वो अपना काम भी बाखूबी सर अंजाम देते रहे। और उन्होंने पाकिस्तान के लिए डैम बनाने के लिए जो अनथक कोशिशें की हैं आप तमाम लोगों के सामने है। दूसरा मैं इनको याद करवाना चाहूँगी कि जमहूरियत 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 की बात करते हैं, डिक्टेटर को ये कहते हैं कि जी जमहूरी लीडर नहीं था, आइन में कोई गुंजाइश नहीं थी, डिक्टेटर कैसे आ गया। आज मैं आपको याद दिलवाना चाहती हूँ, मैं डिक्टेटरशिप की हिमायत नहीं करने जा रही, ना मैं जमहूरियत के खिलाफ बात करने चाह रही हूँ, आपको आईना दिखाना चाह रही हूँ। और ये वो आईना दिखा रही है, इस पर आप यू टर्न नहीं ले सकते, आप लोग मुकर नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर थे जनरल अयूब खान साहब। पाकिस्तान बने 11 साल हुए थे नाजरीन, 1958 में वो आते हैं। 1951 में जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब को पिंडी में शहीद किया गया था, तब भी उनके कातिलों को हम नहीं पकड़ सके। अभी तक मुअम्मा है कि आखिर जिसने कत्ल किया उसको भी मार दिया गया, गोली कहते पीछे से आई थी, वो आगे खड़ा हुआ बंदा मारा, वो भी बहुत बड़ा मुअम्मा है। फिर वहीं पर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहब को शहीद किया जाता है, उनका भी कातिल नहीं पकड़ा गया। इतनी बड़ी बड़ी स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आती है, कौम मुत्तहिदा की टीम आती है, कातिल नहीं पकड़ा जाता। अच्छा जी, बात शुरू करते हैं 1951 से 58 तक म्यूजिकल चेयर चलती रही, आज ये आ गया, कल वो आ गया, कल वो आ गया, कोई टिक के बैठ ना सका। 1958 में जनरल अयूब खान साहब आते हैं और 1969 में उनको जनरल याह्या खान साहब रिप्लेस करते हैं, यानी डिकेड से ज्यादा हुकूमत की जनरल अयूब खान साहब ने। वारसक डैम किसने बनाया, जनरल अयूब खान साहब ने। मंगला डैम किसने बनाया, जनरल अयूब खान साहब ने। सिमली डैम किसने बनाया, जनरल अयूब खान साहब ने। रावल डैम किसने बनाया, जनरल अयूब खान साहब ने। हब डैम किसने बनाया, जनरल अयूब खान साहब ने। और तरबेला डैम 1968 में किसने बनाया, जनरल अयूब खान साहब ने। और खानपुर डैम 1968 में किसने बनाया, जनरल अयूब खान साहब ने। 10 साल एक जनरल ने हुकूमत की, और आप कहते थे कि आइन में तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी एक जनरल की हुकूमत करना, तो वो आपको 7 डैम बना के दे के चले गए। और यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब जिनका काम है अपने केसेस निपटाना बकौल आपके, वो डैम के लिए एफर्ट करें। ताडा काम सी कीता एक जनरल ने, ताडा काम सी करन दे को चीफ जस्टिस, तो शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। अपने गिरेबान में झांक के आप लोगों को देखना चाहिए कि आपका काम वो लोग कर रहे हैं जिनके मुताबिक, आपके मुताबिक वो तो करना चाहे, उनको करने की जरूरत ही नहीं थी। आइन तो उनको इजाजत ही नहीं देता था ना ये काम करने की, वो अपना काम करें। अपना काम भी किया, आपका भी काम किया, तो ना अहली किसकी है, उनकी नहीं आपकी है। उन्होंने अपना भी काम किया, आपका भी काम किया, यानी वो लोग बहुत ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट थे। कौम के लिए सोचा उन्होंने, ये आप लोगों की नाअहली है, ये आप लोगों की हार है, ये आप लोगों की शिकस्त है कि आप लोग काम नहीं कर सके। अब जो आप लोगों को तकलीफ होती है ना, वो शायद इसलिए भी होती है कि अब आप लोगों के दोस्त है, बाप आपको ताने देते होंगे कि ताडा कामसी करन कोई होर दे है, ये इज्जत आप लोग समेट सकते थे, मिल किसी और को गई। अब आईना अगर आप लोग देख लेना मेरे ख्याल से, तो तनकीद नहीं बनती, मान जाएं कि हमसे नहीं हुआ, मान जाएं कि किसी और ने करके दिखा दिया, मान जाएं कि हम हार गए, कोई और जीत गया, मान जाएं कि हमने विलन का किरदार अदा किया और कोई और हीरो बन गया, मान जाएं कि किसी ने इज्जतें समेट ली और हमने क्या समेटा। मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस वतन से, कौम से जो मोहब्बत है चीफ जस्टिस साहब की मिसाली है। और बल्कि मैं तो उनको मशवरा देती हूँ, इलेक्शन ज़रूर लड़िएगा चीफ जस्टिस साहब, रिटायरमेंट के बाद कुछ साल रेस्ट करने के बाद एक बार सियासत में आइएगा, जीत जाएंगे आप, कौम आपके साथ है, वोट आपको बहुत मिलेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आपको एक झलक दिखाते हैं कि उन्होंने मोहब्बत किस तरह अमली मुजाहिरा किया आवाम के साथ, कौम के साथ। ज़रा एक झलक जो है मुलाहिजा कीजिए। ये वो मोहब्बत है, ये वो चाहत है, ये वो अहद है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद से किया। उन्होंने मुल्क और कौम से इश्क किया, उन्होंने वाकई इस पूरी कौम का बाबा रहमतें बन कर दिखाया। आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में इंसाफ जो है वो बिला तफरीक किया जाता है। आज वो लोग भी नाज़रीन अदालतों में आते हुए डरते हैं जो अदालतों को अपना ताबे बना कर रखना चाहते थे। आज ऐसे लोगों को भी कानून का खौफ है, जिन लोगों ने हमेशा कानून की धज्जियाँ उड़ाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, आप हमारे दिल में रहते हैं, आप इस कौम के मसीहा हैं, आपने इस वतन के हर फर्द को अपना समझा,
और आपने हमें बहुत उम्मीद दी कि इंसाफ मिलेगा और बिला तफरीक मिलेगा और एहतसाब यकीनी तौर पे अब सबका होगा, कानून कोई अपने हाथों में नहीं ले सकता है। मुझे यहाँ ब्रेक पे जाना, ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे मुख्तलिफ सियासतदानों के जो कि तमाम जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम जमातों के सियासतदानों की चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, उनके बड़े बड़े दावे वादे, वो दावे जो कि धरे के धरे रह जाते हैं या रहते हुए दिखाई देते हैं। और जब कोई दावा धरे का धरा रह जाता है तो हम क्या कहते हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, बात करेंगे हम वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको पता है वो बोलते हैं तो ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, बस बोलते चले जाते हैं। और मैं कोई बुराई नहीं कर रही, अच्छी बात है, इतनी ज़्यादा टॉकेटिव हैं वो, बात से बात निकालते, तभी तो वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और आए दिन हमारे सामने होते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का नाम ECL में डालने की वजह बता दी, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। फवाद चौधरी साहब ने यही बात कहीं और भी कही थी, कहाँ कह रहे थे बात, जरा ये भी मुलाहिजा कर लीजिए। चलें जी, हमने गुफ्तगू सुन ली, दोनों क्लिप्स आपको दिखा दी, अब हम जवाब देते हैं। अगर ये तारीख है पाकिस्तान की ऐसी नाजरीन के साथ डार साहब फरार हो गए और नहीं आए, लेकिन ये हुकूमत अब ये चीज़ अप्लाई कर रही है अपोजिशन पर, आसिफ अली जरदारी साहब पर, बिलावल भुट्टो पर, तो फिर परवेज़ खट्टक साहब, अलीम खान साहब, जुल्फी बुखारी और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा साहब, उनका नाम भी ECL में डाल देना चाहिए था ना, क्योंकि आपने क्या कहा था, एहतसाब सबका होगा, मयार फिर एक ही होना चाहिए था, मयार अपोजिशन के लिए अलग, हुकूमत के लिए अलग। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। हुकूमत में आने के बाद हुकूमती वज़रा के कितने केसेस सामने आए आप तमाम लोग जानते हैं, लेकिन किसी एक वज़ीर का नाम ECL में डाला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं डाला गया। और ECL में तो दूर की बात, आज़म सवाती का मामला आपको याद होगा, तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होता था उस मामले पर, क्या किया? क्या इमरान खान साहब ने, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने नोटिस लिया था? इमरान खान साहब तो आज़म सवाती के मामले पर कुछ अजीबोगरीब सी बातें करते थे, आपको याद होगा किस तरह की बातें करते थे, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। बहुत से लोग ये क्लिप देखने से पहले ज़रा जान लीजिएगा, आप लोग कह रहे होंगे कि इस्तीफ़ा तो दे दिया, इस्तीफ़ा देकर कोई एहसान नहीं किया, पूरा जवाब देंगे आपको इस क्लिप के बाद। तो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू आज़म सवाती साहब की GIT रिपोर्ट आने के बाद का है। उनको ये पता ही नहीं चला कि आज़म सवाती साहब ने आखिर किया क्या, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, गरीब अफराद पर तशद्दुद किया। और तहरीक इंसाफ अब मुराद अली शाह से मुतालबा करती है कि इस्तीफ़ा दे दो, क्योंकि GIT रिपोर्ट्स में उनका नाम आ चुका है। यही मुतालबा हमने आज़म सवाती से होता हुआ नहीं देखा था, किसी ने नहीं किया था। आज़म सवाती का मुकदमा खुली किताब था नाजरीन, GIT से पहले भी ये बात साबित हो चुकी थी कि आज़म सवाती ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन GIT रिपोर्ट आने के बाद भी वज़ीर आज़म ये कहते दिखाई दिए कि मामला अभी तक साफ नहीं हुआ है। बाबर अवान साहब की एग्जाम्पल्स देख रहे थे, आपने देखा, और साथ ही उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा जब ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो वो खुद इस्तीफ़ा दे देंगे, इस्तीफ़ा सामने आ जाएगा। अच्छा जी, मैं आगे ज़रा गौर से सुनिएगा कि इस्तीफ़े की बात ये करते हैं, GIT रिपोर्ट के हवाले से बात करते हैं। खान साहब, GIT आपने बनाई थी, GIT रिपोर्ट जो थी, जो सामने आती है, उसमें पूरे कले खुल के सामने आ जाती है कि किस तरह आज़म सवाती साहब ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। पहले तो आप पुलिस वाले से झूठ बोलते हैं, SP को कॉल करके झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं जी आज़म सवाती साहब, आपसे मुराद मेरी इमरान खान साहब नहीं, आज़म सवाती साहब हैं। आज़म सवाती साहब पहले तो फ़ोन करके किसी को धोखा देते हैं, धोखा इस तरह देते हैं कि कहते हैं कि मेरे घर पे दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। वो जो गरीब लोग थे वो बेचारे दहशतगर्द थे, कहाँ के दहशतगर्द थे। अब वो जो GIT के सामने ही बात की पुलिस ऑफिसर ने, उन्होंने कहा कि मेरे तो हाथ पांव फूल गए कि आज़म सवाती साहब के घर दहशतगर्द आ गए। फिर उन्होंने क्या किया कि थाने के SHO को वहाँ पे भेज दिया, उन बेचारे 100 करोड़ दहशतगर्दों को, जो कि आज़म सवाती साहब ने कहा दहशतगर्द हैं, गरीब आवाम थी, उनको उठा के ले गए, थाने में बंद कर दिया, जो भी मामला था सारा। उसके बाद चढ़ाई करने के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद जब GIT के सामने सब पेश होते हैं तो वहाँ जाके पुलिस अफसर भी कहते हैं कि मुझसे झूठ बोला आज़म सवाती साहब ने, मुझे गुमराह किया। और यही बात इनके अपने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी कहते हैं। खान साहब, आप इस मामले में पता क्यों नहीं आए? आपने खुद फंस जाना था इस मामले में, अगर आप आ जाते। अच्छा ही हुआ कि आप खामोश रहे, किसी ने अच्छा मशवरा दिया कि तुसी तो खामोश ही रहो, तो बस सुन चुप ही रहो, इस मामले से ना हो तुसी। तहरीक इंसाफ के इंसाफ का जो मयार है नाज़रीन, अगर मैं कह दूँ कि दोहरा है, आप लोग अग्री करेंगे? बराबर नहीं है, चलें ये कह देते हैं, दोहरा नहीं कहते, बराबर नहीं है, इस पर आप अग्री कर जाएं। GIT रिपोर्ट आज़म सवाती के खिलाफ आई, जिसमें साफ था
कि उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक इंसाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। इसके बाद याद रखिएगा, कोई एहसान नहीं किया। नया पाकिस्तान तब होता जब पहले इस्तीफ़ा देते, नया पाकिस्तान तब होता जब वो फ़ोन ही ना करते गुमराह करने के लिए पुलिस ऑफिसर को, नया पाकिस्तान तब होता जब उनके पीछे जाके उन बेचारे लोगों को कि कुछ चढ़ाई करने के लिए दूसरा मिनिस्टर ना चला जाता, तब हम कहते हैं नया पाकिस्तान है। JIT बनी, JIT रिपोर्ट में तमाम इंकशाफात सामने आ गए, उसके बाद इस्तीफ़ा दे दिया। कोई ये फिर नया पाकिस्तान नहीं था, कोई एहसान नहीं किया था। बाद में जताया जाता कि एहसान है जिस तरह आवाम के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद फिर ये तमाम मामला हल हुआ और JIT रिपोर्ट आने के बाद, चीफ जस्टिस की सरजनिश के बाद इमरान खान साहब फिर आज़म सवाती साहब ने इस्तीफ़ा दिया था। मैं तमाम लोगों को क्लियर कर दूं, लेकिन इस्तीफ़े के बाद तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, अब तक कुछ सामने नहीं आया। अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेती तो ये कैसे यकीन कर लिया जाता कि इस तरह के इक़दामात पर तहरीक इंसाफ अपने वज़ीरों के खिलाफ नोटिस लेगी। पहली एग्जांपल आपने सेट कर दिया तो वहाँ टूट गया लोगों का, या कोई इकदाम आप लोग करते हुए दिखाई दिए नहीं। तहरीक इंसाफ के वज़ीर हुकूमत में आने के बाद से खुद को क्या कहूँ मैं, कुछ शहनशाह समझते हैं, बादशाह समझते हैं। और आप बादशाह कहते थे किसको? नवाज शरीफ साहब को। आप लोग बादशाह कहते हैं अभी भी जरदारी साहब को। तो फिर आपके वज़ीरों में उनमें क्या फ़र्क है? कोई वज़ीर किसी खानदार पर तशद्दुद कर रहा है, कोई सहाफ़ियों से उलझ रहा है। आज की बात है, कौन उलझ रहा था सहाफ़ियों से? फैसल वावडा साहब का ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, फिर मैं जवाब देती हूँ। फैसल वावडा साहब, हुकूमत में आने के बाद नाजरीन तकब्बुर आ जाना इस मुल्क के तमाम वज़ीरों का तुरा इम्तियाज़ रहा है, या क्या कहूँ वतीरा रहा है, या शायद तहरीक इंसाफ को अभी तक ये बात हज़म नहीं हो रही, उनको खुद यकीन नहीं आ रहा कि वो हुकूमत कर रही है। क्योंकि हुकूमत करने वालों का तरीका, सॉरी टू से, किसी को बुरा भी लगे ये नहीं होता। जो फैसल वावडा साहब ने मामूली से सवाल पर इश्तियाल अंगेज़ी दिखाई, हाइपर हो गया, उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया, जिसका एहसास उनको बाद में हो गया। लेकिन ऐसे काम करते ही क्यों हैं आप लोग, जिसकी वजाहतें बार बार देनी पड़ती हैं, फिर यू टर्न लेना पड़ता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपसे पूछे गए हर सवाल का आप लोग आराम से जवाब दें। क्या किया तो सहाफ़ी ने आपसे एक सवाल ही पूछा था ना, आपकी मर्जी का सवाल और आपकी मर्जी का जवाब हो, ऐसे तो वाकई नहीं चलेगा। ना सिर्फ सहाफ़ी के सवाल का आपने जवाब, बल्कि मुल्क का हर फर्द आपसे सवाल करने का हक रखता है, क्योंकि अब आप लोग गवर्नमेंट में हैं, क्योंकि हम आपको टैक्स देते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? अगले 10 सेकंड बाद फैसल वावडा साहब आपको यू टर्न लेना पड़ा, माजरत करनी पड़ी। जिन्हें यू टर्न तो आपके लीडर कहते हैं जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो लीडर ही नहीं होता बड़ा जो यू टर्न ना ले। यू टर्न का ट्रेंड आप लोगों ने अच्छा सेट किया। यू टर्न का तो ना दे दिया आपने कि अब जो अपोजिशन है ना उसने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। अपोजिशन ने कुछ और आपकी बात को संजीदगी से लिया हो या ना लिया, उन्होंने कहा चलो यू टर्न को हम संजीदगी से लेते हैं, हम भी कहीं ना कहीं यू टर्न लगा लेते हैं। आज जो अपोजिशन जमात है इसके एक रहनुमा अपनी फ़िलहाल जो हलीफ जमात है इसके बारे में कुछ फरमा रहे थे, क्या कहना है इनका, ज़रा ये भी मुलाहिज़ा कर लीजिए। क्या कहूँ मैं साद रफ़ीक साहब, आपकी मासूमियत पर या आपके यू टर्न पर किस चेहरे पर हम भरोसा करें, या किस बात को हम सच माने, पहले वाली बातों को या फिर नए वाली बातों को? आज पीपल्स पार्टी जो बकौल साद रफ़ीक साहब फेडरेशन की आवाज़ है, कल तक वही पीपल्स पार्टी, वही आसिफ अली जरदारी बकौल इन्हीं साद रफ़ीक साहब के जो भी गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कहते थे साद रफ़ीक साहब? साद रफ़ीक साहब आपकी ज़बानी सुना देते हैं लोगों को। कोई काम इस मुल्क में पैसे के बगैर नहीं होता। ख्वाजा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुगर मिलों की बात की, पेट की दोज़ख, पता नहीं ना जाने इतने बड़े बड़े वर्ड्स आपने सीखे कहाँ से, मैं ये भी पूछना चाहूँगी। कुछ शुगर मिल आपके नाम तो नहीं लगा दी जरदारी साहब ने, जो आप इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं। वैसे मैं मजाक की सेंस में बात करूँ, इसको आप सीरियस ना ले जाइएगा, लेकिन हम लोग हैं सारी बातें जहन में कुछ भी आएगा सोचेंगे। ख्वाजा साहब का अंदाज़ मोहब्बत बड़ा निराला है, बड़ा वखरा है। मैं पंजाबी से कहते हैं ना, बड़ा ही वखरा अंदाज है, मोहब्बत करंदा, तारीफ़ा करंदा। कल कहते थे कि आसिफ अली जरदारी की शुगर मिलें बच्चे देती हैं। आसिफ अली जरदारी का जो खाना है वो इतना बड़ा है कि अगर जो खाता इनका खुला हुआ है, और पेट के हवाले से दोज़ख की बातें, शुगर मिलों की बातें, ना जाने क्या क्या बातें करते थे, खाता बंद होना इनको नामुमकिन दिखाई देता था। आज यही साद रफ़ीक साहब क्या कहते हैं कि बिलावल या जरदारी को गिरफ्तार करना जमहूरियत के लिए ठीक नहीं होगा। अब इनको अपनी जमहूरियत याद आ गई, निज़ाम याद आ जाता है, जमहूरियत याद आ जाती है। माजी की एक और झलक आपको दिखाते हैं जिसमें यही साद रफ़ीक साहब मोहतरम, मैं तो मोहतरम ही कहूँगी ना, क्योंकि अब तो मोहब्बत होगी उनको उनसे, मोहतरम आसिफ अली जरदारी की शान में कुछ इस तरह कसीदे पढ़ते थे।
क्या कौन साद रफीक साहब, जो कल तक हॉर्स ट्रेडर्स थे वो आज वेल विशर्स बन गए हैं। जो कल तक करप्शन के क्या कहते थे आप लोग, बेताज बादशाह थे, वही आज क्या हो गए, मोतबर हो गए। इस सिचुएशन पर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने एक बेहतरीन बात कह डाली। वो जो बात उन्होंने कही वो आपको दिखाते हैं। उनका क्या कहना था कि जी साद रफीक साहब को बिलावल पर अचानक इतना प्यार क्यों आ रहा है, उन्हीं की ज़बानी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए जी। तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, क्या इतनी मोहब्बत का ये राज है, क्या साद रफ़ीक को बिलावल से इसीलिए प्यार है, क्या शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब में यही बात कॉमन है, क्या करप्शन पर सबका इत्तेफाक है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा और एहतसाब की चक्की में आखिर कौन कौन पिसता है ये भी देखा ही जाएगा। लेकिन चीखें निकल रही हैं, एक चीज़ कॉमन जो है वो है चीखें। अच्छा नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा, अभी भी इनमें से किसी को भी हमारी फ़िक्र नहीं है, आपकी फ़िक्र नहीं है, मेरी फ़िक्र नहीं है, मेरी टीम, मेरे कैमरामैन, मेरे प्रोड्यूसर, तमाम लोग जो बैठे हैं हम अवाम हैं ना, हम अवाम हैं, इन्हें हमारी कोई फ़िक्र नहीं है। आज भी कोई किसी को धमकियाँ दे रहा है कि मैं सिंध हुकूमत गिरा सकता हूँ, आज भी कोई किसी को गवर्नर राज की बातें कर रहा है, वो तो भला हो अदलिया का, भला हो सुप्रीम कोर्ट का, हमारी अदालतें जिंदाबाद के साफ कह दिया गया कि कैसा गवर्नर राज, कोई गवर्नर राज नहीं लगेगा। और एक सिटिंग सीएम का नाम ईसीएल में क्यों डाला गया, फिर अपने सीएम का नाम भी ईसीएल में डाल दें, वरना ये तो पूरी तैयारी कर चुके थे, मुलाकातें हो रही हैं, अंदर खाते, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही थी, फिर इनसे बात भी क्या करें, ये यूटर्न ले लेते हैं, इनको मायना भी क्या दिखाएं, ये तो 5 सेकंड में यूटर्न लेते हैं, अगले बंदे को झूठा कहते थे कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, यूटर्न लेने में माहिर हैं ये लोग। आप लोग पूरी तैयारी करके बैठे हैं एक चीज़ की, फिर आपका प्लान फ्लॉप हो जाता है, प्लान ए फ्लॉप हो गया, फिर भी अकल नहीं पकड़नी, फिर भी शऊर नहीं आपका काम करेगा, फिर भी आपने क्या करना है, दिमाग काम नहीं करेगा, फिर भी आपने करना है कि आपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर देना है। नहीं तो फिर ऐसा ही क्या कर रहे हैं आप लोग, कानून साजी करना आप लोगों का काम है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब को आप तमाम लोगों ने मर्जी से बनाया, उन्होंने गन पॉइंट पे तो नहीं बने। ये बात नाज़रीन गौर से सुनिएगा, क्या शहबाज शरीफ साहब ने गन पॉइंट पे आप लोगों को कहा कि मुझे बनाए पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन, आप लोगों ने बनाया। और आज फैसल वावडा साहब भी क्या कह रहे थे, मैं जवाब दे नहीं हूँ शहबाज शरीफ साहब को, मैं सिर्फ अपने बॉस को जवाब दे हूँ, और मेरा बॉस कौन है, इमरान खान साहब। इंतहाई इमेच्योर और नॉन प्रोफेशनल बात की आपने फैसल साहब, क्यों, ये तो आपकी अपनी पार्टी वाले आपको कह रहे होंगे, कह की गल कर दी थी फैसल साहब जज्बात से ए तुसी की करन दे हो। यही तो बात है कि मैं अक्सर कहती हूँ कि F-17 थंडर तैयारा जो आया था, F-17 थंडर तैयारा बन के आई थी पीटीआई, 22 साल स्ट्रगल करने के बाद, ऐसे लोग जो कि सोचे समझे बगैर बयाना देते थे खान साहब, यही लोग आपके F-17 थंडर तैयारे को काफ़ी हद तक टाइटैनिक बनाने की तैयारी कर चुके हैं। आपके अपने लोग, अपने लोग, मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। आप लोगों को तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मुखालिफिन की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने जिंदाबाद। आपके अपने लोग आए दिन ऐसे ऐसे बयाना दे देते हैं कि साफ पता चल रहा होता है कि आखिर ये क्या चाह रहे हैं। मतलब शायद वो मासूमियत में दे जाते हैं, बुरी नीयत नहीं होती होगी, ज़ाहिर बात है, अपनी पार्टी को कौन डुबोना चाहता है, लेकिन शायद एक्सपीरियंस की कमी है, तजुर्बे की कमी है कि वो आए दिन इस तरह के बयाना दे देते हैं। आप शहबाज शरीफ साहब को आंसरेबल अगर नहीं है तो फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इमरान खान बन जाते। अगर एक बंदे को आपने चेयरमैन बना दिया है तो आप किस तरह कह सकते हैं कि वो आंसरेबल आप उनको नहीं है। साथ ही आप कहते हैं कि नैबज़दा शख्स है, कोई गिरफ्तार है कोई शख्स, उसको मैं जवाब नहीं दूंगा, तो ये चेयरमैन बनाते हुए आपको नहीं पता था कि कोई नैबज़दा है या जो गिरफ्तार है या जिससे तफ्तीश की जा रही है। कैसी बातें करते हैं आप लोग, एक एक सेकंड में आप लोग यू टर्न लेते हैं। क्या नया ट्रेंड आप लोग सेट करें, नए पाकिस्तान में बहुत कुछ नया होना चाहिए था, बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन ये नए ट्रेंड खुदा का वास्ता ना सेट करें कि अपनी बात करते हैं, बात करने के 5 सेकंड के बाद मुकर जाते हैं, फिर उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं, कोई बात क्लियर नहीं है। इस टाइम पे नाज़रीन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है ना, मैं बड़े यकीन से कहती हूँ, वो है कन्फ्यूजन। दोबारा सुन लें, कन्फ्यूजन, किसी को कुछ नहीं पता, सब धुंधला है, कुछ समझ ही नहीं आ रही, क्लैरिटी नज़र ही नहीं आ रही। और अगर हम बात करें आगे जाके इनकी जो एहतसाब के हवाले से बातें करें, चीखें इनकी बाकायदा निकलती दिखाई देती हैं। बाराती पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पानी सर से ना गुजरे, आए दिन हम इस तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन इन बारातियों में सिर्फ अपोजिशन है, बल्कि हुकूमत के बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैंड बाजे लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे कि अचानक एहतसाब की नहर में जाके गिर गए हैं। कौम ने तहरीक इंसाफ को वोट भी इसलिए दिए थे कि करप्ट अफराद के दरमियान किसी किस्म की तफरीक की बजाय इंसाफ की कारी ज़रब लगाई जाए, लेकिन अवाम को तहरीक इंसाफ के इक़दाम से मायूसी ज़रूर हुई है। बहरहाल अभी टाइम है, 5 महीनों की कारकर्दगी के पर हम कोई हतमी राय नहीं दे सकते, और मेरे ख्याल से कोई अक्ल आपकी तस्लीम भी नहीं करेगी कि हम 5 महीने के बाद एक डिसीजन ले लें या हमको बात कर लें। बहरहाल ये जो 5-5 महीने करके होते हैं ना, इसी तरह 5 साल गुजरते हैं खान साहब, अगर यही सब कुछ होता रहेगा ना तो फिर तो वाकई 5 साल तो नहीं गुजरेंगे, फिर
फिर तो वाकई ऐसे नहीं चलेगा। अभी भी टाइम है, समझाएं इनको बैठ के कि कैसे कैसे बयान दे देते हो, क्योंकि तमाम लोग मिल के हुकूमत चला रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। वरना फिर कभी ना मैं अकेला एक वज़ीर आज़म होता और कोई होता ही ना। कि तमाम लोग जो गलतियाँ करेंगे ना, वो पूरा मलबा आपकी पूरी जमात पे गिरेगा और सबसे ज़्यादा पिसेंगे आप। नाज़रीन, हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया, यकीनन हमने लहरी साहब को नहीं भुलाया। और अब आज की आखिरी बात, नाज़रीन, रेत का एक ज़र्रा सहरा नहीं होता है, लेकिन अगर वो एक ज़र्रा ना हो तो भी सहरा नहीं होता है। यानी इसके हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि अपनी जगह पर एक एक फ़र्द काम कर रहे हैं। कभी भी ख़ुद को बेकार ना समझिए, बेमायनी ना समझिए। आप ज़िंदगी के जिस भी शोबे में काम करें, पूरी ईमानदारी से, पूरी दयानतदारी से और मेहनत के साथ काम करें। अपने काम के साथ इंसाफ करें, देर से सही, लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।